बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम हाँ जी, कल हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इसके बाद हमने डायरेक्ट लिया था ये इक्वेशंस। तो अब इसको कैसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, एक इस प्लस से लेफ़्ट साइड पर ये वाला टर्म्स है और दूसरा प्लस साइन से दूसरी साइड पर, ये K3 से लेकर इस साइड पर ये वाला दो टर्म्स है। अब इसमें अगर हम देख ले तो इसमें कॉमन है, हम वो ले सकते हैं। क्या चीज़ कॉमन है इसमें? एक है K2H2, K1, K5 और Br2, ये यहाँ पर भी है, और इधर K2H2, K1, K5, Br2, ये कॉमन है इसमें से। तो ये अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, यानी ये सारा टर्म्स इस प्लस से इस साइड पर, ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये वाला टर्म्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और ये तो निकल जाएगा ना, ये K2 उसमें से निकल गया। तो दूसरी तरफ ये K3Br2 और डिवाइड बाई K3Br, ये रह जाएगा। फिर इसको 1 के साथ ऐड कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यही आ जाएगा, और सिंपल ऐड करने से K4 और K4 वाला ख़त्म हो जाएगा, और ये K3 और K3, ये 2K3 हो जाएगा। अब इस 2 को फिर आगे ले आए हैं, इधर 2K2 हो जाएगा और ये K3 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं K3Br2 से, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को अगर हम K3Br2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस टर्म्स को भी डिवाइड करेंगे, यानी इसको अलग और इसको अलग, तो ये K3/K3 ये 1 हो जाएगा, और K4/K3, तो फाइनल इक्वेशन ही हमारे पास आ जाती है। ये फाइनल इक्वेशन है। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स थे। ये एक रिएक्शन है, thermal decomposition of acetaldehyde। ये ओवरऑल रिएक्शन है, CH3CHO acetaldehyde goes to methane and carbon monoxide, और ये इसकी प्रपोज मैकेनिज्म है। तो अगर इसके आप काइनेटिक्स ट्राई कर लें, सो रेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू दिस वन, ओवरऑल इक्वेशन ये हो जाएगा ना। यानी इसमें CH4, ये वाला अगर हम CH4 मेन प्रोडक्ट है, इसको अगर हम लेते हैं, रेट ऑफ formation of CH4 will be equal to CH3 and CH acetaldehyde। अब इसमें CH3 इन्वॉल्व होगा, फिर उसकी यानी अनस्टेबल स्पीशीज़ है, रेडिकल है, तो स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस अप्लाई कर लेते हैं, और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें पुट करेंगे। तो जिस तरह ऊपर क्या है, फाइनल में आपके पास ये इक्वेशन, यू विल गेट दिस इक्वेशंस, दैट इज़ द फ्रैक्शनल ऑर्डर 0.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह ओजोन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, O3 to 3O2। तो इसके लिए प्रपोज मैकेनिज्म्स, फर्स्ट स्टेप में O3 डिकम्पोज टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन रेडिकल, then oxygen and oxygen radicals reacts again and gives ozone, and ozone and oxygen radical react and produced, this is 2O3। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी क्लास के बाद बात कर लेंगे, क्लास के बाद, अभी मेरी क्लास हो रही है। तो इसके लिए रेट इक्वेशन you will get this one, second order with respect to ozone and -1 order with respect to oxygen। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ये तो आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको ट्राई कर लेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। पैरेलल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम। पैरेलल रिएक्शन कौन से होते हैं? रिएक्शन in which reactants give 2 or more products by following 2 or more paths। यानी एक रिएक्शन
A single reaction follow 2 or more paths. So it gives 2 or more products. For example, ये reactants undergo 2 or more types of reactions. So R goes to P1 and P2, 2 types of products are formed. So such reactions are called parallel, यानी दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं या दो से ज़्यादा. तो अब अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे. तो जिस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा है, रिएक्शन इन विच रिलेटिव हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड मेन रिएक्शन या मेजर रिएक्शंस. और इसके अलावा और जितने भी होंगे वो सारे साइड रिएक्शन हो जाएंगे. अदर रिएक्शंस दोज आर साइड रिएक्शंस. तो फॉर एग्जांपल आर, इट अंडरगोज a reaction by 2 paths. By path 1 it gives product 1, by another path it gives product 2. अब इसमें से if P2 is greater than P1 then reaction 2 will be major reaction or main reactions, and reaction 1 will be side reaction or minor reactions or by reactions. प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, P2 मेन प्रोडक्ट और P1 ये हो जाएगा बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट. तो इसमें से साइड रिएक्शन को मेन रिएक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन. अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. ये एक तरफ कंसंट्रेशन लेते हैं, दूसरी तरफ टाइम. सो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बोथ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस. अब इस केस में P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी P1 इज द मेन प्रोडक्ट. सो इसलिए इसके P2 इज द मेन प्रोडक्ट, P2 इज ग्रेटर, तो इसलिए ये P2 के ग्राफ ज़्यादा होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, P1 की कंसंट्रेशन कम है. इस तरह अगर इसके साथ और भी होंगे P3, P4 एंड सो ऑन. सो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशंस. एग्जांपल, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. अब ये ब्रोमीन ये OP डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नेक्स्ट जो ब्रोमीन एटम अटैच होगा वो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर, OP पर होगा ना. तो इसमें से ये पैरा पोजीशन मोर स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ऑर्थो एंड पैरा, दिस पैरा पोजीशंस, पैरा dibromobenzen is more stable, so therefore it will form in a higher concentrations. So this will be a major reactions and this product will be a major product. ये दूसरा हो जाएगा माइनर. इसी तरह नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, जिसमें से OH ये भी OP डायरेक्टिंग ग्रुप है. सो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है इन O2, इलेक्ट्रोफाइल है. सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच ऑन O और पैरा पोजीशंस. तो इसमें से ये ड्यू टू स्टीरिक हाइड्रोजन दिस इज अनस्टेबल and this is more stable, so therefore para position is more stable, so this will be the major product and this will be the minor products. So these are examples of parallel reactions. इसके types, two types, first order types and second order types. First order types कौन से होंगे, जिसमें से both the reactions follow the first order kinetics. For example, A goes to B and C. K1 is the rate constant for reaction 1 and K2 is the rate constant for reaction 2. And B is the product of the reaction 1 and C is the product of reaction 2. अब इसकी kinetics study करने के लिए general kinetic equations, let when T is equal to 0, concentration of A is small a, और स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ B 0 है, कंसंट्रेशन ऑफ C B 0 है. When T is equal to 0, concentration of A is A, concentration of B is 0, concentration of C is 0. After some times, X of the product A, B and C are formed. So remaining concentration of A will be A minus X and B is X, C is X. And K1 and K2, हाँ जी, नहीं x का तो हमें पता नहीं वो क्या है, तो इसलिए A माइनस एक्स ही ले, अननोन है ना. दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना इसमें, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन
अननोन है, एग्जैक्टली हमें तो पता नहीं है कि अभी कितना है। So K1, K2, these are rate constant for reaction 1 and 2. So rate of formation of B, यहाँ पर देख लिए, rate of formation of B, it depends on concentration of A. So rate of B is proportional to concentration of A. Is the rate of formation of C is also depends on A. So rate of formation of B, that is RB, is proportional to A, concentration of A, or RB is proportional to A minus X and is equal to K1 A minus S, where K1 is the rate constant. Similarly, rate of formation of C, it is also proportional to concentration of A, चूँकि रिएक्टेंट से आ रहा है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी से रिप्लेस करते आर सी इज इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स. Overall rate will be the sum of the rate of formation of B and rate of formation of C. So overall rate is dx by dt. This will be equal to RB plus RC. अब RB और RC की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, K1 A माइनस एस प्लस K2. अब इसमें से A माइनस एक्स कॉमन है और K1 प्लस K2 हो जाएगा और A माइनस एक्स. अब अगर हम K भी कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट है, अगर हम इसको फॉर द टाइम बिंग सिंपल एक कांस्टेंट कर दे K, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू K A माइनस एक्स. दिस इज जस्ट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हमारे पास इनमें A और A माइनस इज इक्वल टू KT. तो अगर हम प्लॉट कर ले एट x एक्सिस t एट y एक्सिस log ऑफ A और A माइनस एक्स, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन और जिसका स्लोप विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट K. और K क्या है? K इज इक्वल टू K1 प्लस K2. कंपोजिट रेट कांस्टेंट हो जाएगा. अब इस इक्वेशन को अगर हम इन्वर्ट कर ले, log A माइनस इस बाई A कर ले, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस KT, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट में चले जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा. सो A माइनस इज इक्वल टू A इंटू E माइनस KT, और K क्या है? K1 प्लस K2. सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ A एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. इसी तरह B के लिए रेट ऑफ B RB इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स, पहले हमने लिखा है. सो रेट ऑफ B इज dB बाई dt इज इक्वल टू K, यही इक्वेशंस. सो dB बाई dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर K1 हो गया और A माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, A माइनस एक्स इज इक्वल टू A इंटू E माइनस K1. K1 अपनी जगह पर और इस A माइनस एक्स की जगह पर ये ले लिया है A इंटू एक्सपोनेंट माइनस KT, एक्सपोनेंट माइनस KT, और K इसके बराबर है K1 प्लस K2 के. सो अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये T को दूसरी तरफ लेते हैं. सो dB इज इक्वल टू K1 और dt. B का इंटीग्रल dB का इंटीग्रल B हो जाएगा, और ये K1A ये तो कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंट्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला ये है कि टर्म्स एज सच, यानी E KT ये एज सच आएगा, और डिवाइडेड बाय दिस पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, ये टर्म्स यानी K1 प्लस K2, ये फार्मूला है ना, यानी E पावर x t का इंटीग्रल हो जाएगा E पावर x t डिवाइडेड बाय x. जनरल फार्मूला है इसका, वो जनरल फार्मूला अप्लाई करते इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए t को जब ज़ीरो पुट करते हैं तो फिर b को भी ज़ीरो पुट करेंगे. तो जब ये t ज़ीरो हो जाएगा तो एक्सपोनेंट ज़ीरो ये 1 के बराबर हो जाएगा, और क्या बचेगा? K1 डिवाइडेड बाय माइनस K1 प्लस K2. यहाँ पर when t इज इक्वल टू ज़ीरो, b इज इक्वल टू ज़ीरो, सो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा माइनस, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको यहाँ इसके नीचे कर दिया है. तो K1A K2 और एक्सपोनेंट ज़ीरो, तो ये 1 के बराबर. सो K इज इक्वल टू K1A डिवाइड बाई K1 प्लस K2. ये वैल्यूज यहाँ पर लगा लेते हैं इस इक्वेशन में.
then we get B T concentration of B at different time interval will be equal to this equation. अब इसमें से ये K1A और K1 plus K2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। पहले अगर हम ये प्लस वाला पहले कर देते हैं, माइनस वाला बाद में ले लेते हैं, तो जब इसमें से फिर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये माइनस ये कॉमन चला गया तो E माइनस K1 K2। अब ये माइनस है तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 ओवर में लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ B एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। इसी तरह C के लिए भी यही यूज़ करते हैं, dC/dt इज इक्वल टू K2। अब इसमें K1 है तो इस केस में सिर्फ यहाँ पर K2 आ जाएगा, बाकी वही चीज़, यानी ये यही इक्वेशन इसके लिए भी आ जाएगा। सो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ C, B के लिए K1 और C के लिए K2, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1 एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2। यील्ड ऑफ B, कितना प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 टू द टोटल रेट कांस्टेंट, और परसेंटेज यील्ड हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह C के लिए रेट कांस्टेंट फॉर रेशो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर K2 टू द टोटल रेट कांस्टेंट, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और अगर परसेंटेज में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल यील्ड वो अगर फ्रैक्शन में लेते हैं तो 1 के बराबर हो जाएगा, और अगर परसेंटेज में है तो टोटल 100 के बराबर हो जाएगा। यानी दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस 1 आ जाएगा, परसेंटेज में ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये था पैरेलल रिएक्शंस के लिए। अब इसमें K1 और K2 को भी फाइंड आउट करना है, वो शामिल नहीं किया है, देखो मेरे पास इधर लिखा हुआ अगर हो, K1 और K2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी इसको लिखना तो मुश्किल हो जाएगा इधर। चलो उसको फिर मैं लिख कर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैं भूल गया था कि उसको भी लिखना था, यानी K1 और K2 को भी फाइंड आउट करना है ना, वो फिर मैं आपको लिख कर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है।